नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से कविता मौजूद हैं और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं सो दैट आप हमसे संपर्क कर सकें। यूट्यूब, सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं। आप यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल भेजिए। अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो वो उसका भी तरीका आपको बता देते हैं। फोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। उसके जरिए आप हमें कॉल कीजिए और अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये है तरीका सवाल पूछने का। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बाजार पर एक बार आगे बढ़े नजर डाल उससे लेते हैं। पहले मुझे लगता है कि थोड़ा हमें बात कर लेनी चाहिए हमारे कपड़ों पर। देखिए, मैंने लाल पहना है, आपने हरा पहना है और जो ओपनिंग कर रहे थे श्री डिम्पी जी और श्री मनीष जी, दोनों ने मेरे लाल कपड़े पे सवाल उठाए हैं। लेकिन देखिए, भले ही उनका ये कहना था कि लाल को कहीं बाजार फॉलो ना करे, आप आ गई है ग्रीन रन पहनकर। जी जी, आई होप लाल को बाजार फॉलो ना करे और मैंने जो कलर पहना है उसी को बाजार फॉलो करे। यही हम सब चाहते हैं, हमारे दर्शक भी चाहते हैं। और ग्रीन क्योंकि मुनाफे का भी कलर होता है, उनके पोर्टफोलियो में ग्रीन कलर दिखता रहे, यही उम्मीद हम करते हैं। चलिए अब बाजार पर ही लौटते हैं दोबारा से। और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी में अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। 22,000 के ऊपर आज निकला निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो यहाँ से भी अच्छा सपोर्ट, करीब 170 अंकों की मजबूती आज बैंक निफ्टी में ही है। आज सुबह हमने आपको ये रणनीति बता भी दी थी कि आज बाजार की जो ओपनिंग होगी वो एक मजबूती के साथ देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सतर्क भी होना चाहिए क्योंकि दो बड़े इवेंट है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी और कल एमपीसी की बैठक भी है। तो ये कुछ ऐसे इवेंट हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मिल सकता है। तो अपने स्टॉप लॉस को उसके अनुसार ट्रेल करते रहिए। बहरहाल अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ है 3% ऊपर, एसबीआई, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं आज आईटी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं। कल की तेजी के बाद इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, आयशर, विप्रो, ये सभी स्टॉक्स आज कमजोर है। लेकिन ओवरऑल मार्केट रेट देखें तो वो काफी पॉजिटिव है और ज्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। नतीजों के चलते आज एक्शन काफी ज्यादा, और मिड कैप स्टॉक्स में आज हम उसके चलते काफी ज्यादा एक्शन देख रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए वक्त है मेहमानों को जोड़ने का। और हमारे साथ इस वक्त जीओजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अंशुल, आपसे समझना चाहेंगे बाजार पर आज अपनी राय दीजिए, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं आज, क्योंकि जैसा कि हमने बताया भी कि दो बड़े इवेंट्स हैं, आगे एक्सपायरी भी है, एमपीसी की बैठक भी है, उसके पहले अच्छी मजबूती के साथ बाजार कारोबार कर रहा है। तो किस तरीके से ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस भी बताइए। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार कविता जी। देखिए, बाजार में ऑल टाइम हाई के आसपास हम खुले और ऑल टाइम हाई के पास जो सप्लाई जोन थी स्पॉट निफ्टी पे 22,040, 22,080, वहीं पे मॉर्निंग हम रिजेक्शन लेके खुले हैं। तो थोड़ा सा डिप लग रहा है 21,940 से लेके 21,900 तक। बट अगेन ये डिप अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने के लिए। तो अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो एक बार यहाँ पे निफ्टी में शॉर्ट ले सकते हैं एक 70-80 पॉइंट डिप के लिए। बट बेटर अपॉर्चुनिटी आपको डिप पे लॉन्ग की मिलेगी, वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर इंडेक्स प्लेयर हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों लॉन्ग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हल्का सा 45,750, 45,700 तक का डिप दिख रहा है। ये भी अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी में फ्रेश बाइंग करने के लिए। तो ओवरऑल मार्केट में तेजी है, बट पहले हाफ में ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग में डिप देगा मार्केट और सेकेंड हाफ में वापस से तेजी आएगी। और लिहाजा यहाँ पर बाइंग मोमेंटम अगर आपको क्रिएट करना हो तो बैंक निफ्टी के लेवल्स बताते हुए अंशुल गौरांग आपके पास भी मैं आऊँगी। लेकिन उससे पहले कुछ यूट्यूब के दर्शक हैं जो मेरे रेड पहनने पर और पूजा आपके ग्रीन पहनने पर बधाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत प्यारा लग रहा है, कम से कम रंग तो बहुत अच्छा फब रहा है टीवी स्क्रीन पर। लेकिन इस बीच मेरे साथ हमारे आज के पहले दर्शक भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जितेंद्र पांडे। नमस्कार जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। बताइए किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरा सवाल है एनएचपीसी का। मेरे पास 10,000 शेयर्स है। हाँ। 82 के रेट से, तो उसको कब तक होल्ड करना है मुझे? उसका रिजल्ट है 12th को, तो 140 के आसपास मिलेगा मुझे रेट इसका। एनएचपीसी की बात कर रहे हैं ना आप? चलिए हाँ। गौरांग, आपका कोई व्यू इनके सवाल पर?
पिताजी, सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको और पूजा को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। ऊर्जा क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करूंगा, एनएचपीसी पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। और जो भी परिवर्तन पिछले कुछ सालों में सरकार की तरफ से हुआ है ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण के लिए, ये एक बहुत ही सकारात्मक सा रुझान हमें आने वाले भविष्य में आने वाला लगता है, खास करके ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां पर। दूसरी तरफ नई ऊर्जा उत्पादन की क्षमता लगाने की बात की है, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा तो आपको उतनी ऊर्जा नई उत्पादन क्षमता लगेगी। अ, भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है, लेकिन स्टॉक पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकते। अंशुल जी, सेक्टर के बारे में तो गौरांग ने अपनी राय रख दी है, स्टॉक स्पेसिफिक सलाह आप देना चाहेंगे हमारे दर्शक को? देखिए, एनएचपीसी में परसों के सेशन में एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल आया था, 116 रुपए का हाई बना के ये 104 रुपए के आसपास बंद हुआ था। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग क्लाइमैक्स लग रहा है। बहुत नियर टर्म में ये ऊपर जाएगा ऐसा नहीं लगता है, बल्कि थोड़ा सा पुल बैक 92 से 88 रुपीज तक आ सकता है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में से एक बार एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि जब 88 तक पुल बैक लेगा थोड़ी सी घबराहट में आप निकल जाएंगे। तो बेटर है कि यहाँ पे निकल के 88 पे वापस री एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेग ऑफ तेजी 88 तक पुल बैक लेने के बाद आएगा, तो एक बार के लिए शॉर्ट टर्म में एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह एनएचपीसी पर। उड़ीसा से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, शंकर। शंकर जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना और कितने समय के लिए लिया है ये भी बताइए। नमस्कार सर। सर रेलटेक्स का मेरा टीवी का 224 वॉल्यूम कम मैंने, कर दीजिए शंकर जी। हाँ रेलटेक्स का मैंने 200 शेयर ले रखा है 224 में। अभी मेरा लॉन्ग टर्म के लिए इरादा है, कैसा रहेगा इसमें? और एक तो है टेक्समेको एसबीआई रेल 100 शेयर्स 200 एसबीआई। हाँ, और एक तो एसबीआई का है, अभी लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? मैं वही पूछना चाहता हूँ सर। ठीक, KEI बोला आपने आखिरी में? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई आप, ठीक है, एसबीआई आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं करीब लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एसबीआई। ठीक है, ओके, चलिए उसमें भी आपकी मदद कर लेते हैं। गौरांग आपसे ही सवाल होगा, क्योंकि लंबे समय के निवेशक हैं। एक स्टॉक है इनका, इनके पास टेक्समेको रेल, नुकसान हो रहा है फिलहाल इन्हें, लेकिन अभी समय दे सकते हैं। और एसबीआई में भी ये निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको स्टॉक? 3 लाख इन्होंने बताया, अगर मैंने सही सुना तो 3 लाख रुपए हैं इनके पास निवेश करने के लिए। तो आप सलाह दीजिए किस स्टॉक्स में इन्हें निवेश करना चाहिए। तो पहले दूसरे प्रश्न के ऊपर उत्तर देना चाहूंगा पूजा जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक और सरकारी बैंक नतीजों में तीसरी तिमाही में एक या दो पहलू पर एक बहुत छोटी है मायूसी दिखाई देती, जो एक मुक्त घाटा इन्होंने किया था उसको लेकर के, लेकिन वो अब भविष्य के तिमाहियों में हो उसका होना संभव नहीं लग रहा है। खरीदारी की राय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछते तो 740 760 के आसपास के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं। और हमारा ये मानना है कि पूरा वित्तीय क्षेत्र आने वाले समय में ऋण की मांग को लेकर के, लोन बुक ग्रोथ को लेकर के, और खास करके जो नेट और ग्रॉस एनपीए नीचे आए हैं, प्रोविजनिंग नीचे आई है, उसके कारण शुद्ध मुनाफे में बहुत बड़ा सुधार होगा। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आपने निर्णय लिया है निवेश करने के लिए, तो शुरू कीजिए, पूरी ताकत लगा करके एक समय पर पूरी पूंजी मत निवेश कीजिए, शुरुआत कीजिए 30-40% पर, जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है उसके आधार पर। जब कभी भी बाजार में गिरावट आती है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में आप गिरावट देखते हैं तो आप वहां पर जोड़ सकते हैं। अब आते हैं पहले प्रश्न के ऊपर, टेक्समेको रेल। तो अभी हमने जिस प्रकार से ऊर्जा क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी की पूजा, उसी सोच विचार और तर्क के आधार पर हमें लग रहा है कि भारतीय रेल की जो छवि है वो बहुत बड़े रूप में परिवर्तन हो रही है, और ये वो सुधार जो हो रहा है वो बेहतर के लिए सुधार हो रहा है। वित्त मंत्री जी ने इस क्षेत्र को लेकर के बजट में कुछ टिप्पणियां भी की थी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर के कुछ टिप्पणियां की थी, आधुनिकीकरण को लेकर के काफी कुछ टिप्पणियां करी थी, और कुछ काम जमीनी स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, यानी कि भारतीय रेल से जुड़ी हुई जो भी सरकारी कंपनियां हैं या फिर जो भी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, मैनेजमेंट अच्छा है, आप वहां पर
अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार कामकाज कर सकते हैं। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और झटपट YouTube के कुछ दर्शक हैं, उनके एक बार मैं सवाल शामिल कर लेती हूँ। अंशुल जय पटेल हमारे YouTube के दर्शक हैं, इनका सवाल इन्फीबीम पर है। 39 की इनकी खरीद है, ड्यूरेशन कितनी है इनकी होल्ड करने की मुझे नहीं पता, उसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन 39 बाइंग प्राइस है, फिलहाल घाटे में। क्या सलाह देंगे आप? वर्टिकल ब्रेकआउट आया था 28 रुपए में और वहां से नॉन स्टॉप 40 रुपए तक गया है। आप पुल बैक ले रहा है, पुल बैक 34 से 32 तक आ सकता है, बट स्टॉक में स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बुल रन है, तो अगर 2 से 3 महीने का इनका व्यू है तो होल्ड करना चाहिए। 54 रुपीज का टारगेट मिल जाएगा, बट अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म 1 से 1.5 हफ्ते का व्यू है तो एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि 32 तक ये पुल बैक देगा। सवाल संदीप शर्मा का हम लेंगे चंडीगढ़ से। संदीप नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संदीप जी अपने टीवी की वॉल्यूम को आप बंद कर दीजिए और मुझसे फोन पर बात कीजिएगा। हाँ जी, हाँ प्लीज जी बताइए, एयरकॉन खरीदा है, किस भाव पे? एयरकॉन खरीदा मैंने 261 पे। और कितना रुके रहने का इरादा है सर आपका? ये है मैम 3-4 महीने, ज्यादा नहीं। और ड्रेज कॉर्प का भी है। और उसकी कितनी आपकी बाइंग है? उसकी 50 शेयर है, अराउंड 818 के। कितना होल्ड करना है? ये भी 3 मंथ। चलिए पहले तो एयरकॉन पे, क्योंकि आपका 2-3 महीने का ही व्यू है अंशुल, 261 की बाइंग है में या लगभग सभी रेलवे स्टॉक्स में एक बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था 22-23 जनवरी के आसपास। अब ये थोड़ा सा 2 से 3 महीने के कंसोलिडेशन में जाएंगे, तो अगर थोड़ा समय दे सकते हैं तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। थोड़ा डीपर पुल बैक रहेगा 210-218 की रेंज में, वहां से नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में ऐसा लग रहा है 340 रुपए तक ये स्टॉक निकलेगा, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन 340 रुपए तक के टारगेट मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक इनका ड्रेजिंग कॉर्प है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ड्रेजिंग कॉर्प पे इनका थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे 920 रुपए टारगेट अगले 10 से 15 दिन में इनको मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 748 रुपीज का। ठीक है, तो ये है सलाह आपके दोनों स्टॉक्स पर, ड्रेजिंग कॉर्प और इरकॉन इंटरनेशनल। लेकिन अब एक नतीजे पर फोकस करते हैं। आज़ाद इंजीनियरिंग के स्टॉक आज 5% ऊपर भी है नतीजों के चलते, और तीसरी तिमाही के नतीजे काफ़ी शानदार आए हैं। आय में 49% की बढ़ोतरी, मुनाफे में 4 गुने से ज़्यादा का उछाल और मार्जिन में भी 8% का सुधार आया है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर विष्णु मालपानी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए, और नतीजों के लिए भी आपको ढेर सारी बधाई। हर सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, स्पेशली आपके एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट में जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छी रही है। अब आने वाले समय में आपके जो एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट में है, आने वाले समय में आप कहाँ पर और ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं? क्या ग्रोथ आउटलुक शेयर करेंगे जो कि आगे आपके नंबर्स को ड्राइव करेंगे? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए हमने मतलब बहुत समय से हम लोग ये बता रहे थे कि आजाद इंजीनियरिंग का जो पोजीशनिंग है, हमारी जो पोजीशनिंग है हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे प्रोडक्ट लाइन में हम काफी यूनिक हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम जो पार्ट्स बनाते हैं वगैरह। तो रोल्स रॉयस के साथ जो हमारा रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट में, अगर आप उस पर ध्यान दें तो हमने वो काफी मेहनत करी थी ओवर द लास्ट 15 इयर्स, बैरियर्स तोड़े थे। ये जो प्रोडक्ट लाइन इंडिया में आज हम बना रहे हैं वो इंडिया में कभी आया नहीं था। तो रोल्स रॉयस के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो करीब 6 साल का 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का डेवलपमेंट है। और दैट कॉन्ट्रैक्ट ऐसी हमारे साथ काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अब आप देखेंगे धीरे धीरे अनवाइंड होगी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आपने सही बोला है कि हमारा जो ईच सेगमेंट है, हमारा आज एनर्जी में देख लीजिए या आप एरोस्पेस डिफेंस में देख लीजिए या ऑयल एंड गैस में देख लीजिए, हमारे सारे सेक्टर्स, हमारे सेगमेंट्स हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ऑल्सो मार्जिन एक्सपेंशन। आप देखेंगे हमारी रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो करीब 49% की ग्रोथ रही है। दैट इज ऑन द बैक ऑफ ऑर्डर्स एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एनर्जी में और एरोस्पेस में भी। अगर आप देखेंगे एबिटा लेवल पे भी तो हमने करीब काफी एक्सपेंशन किया है, ईयर ऑन ईयर करीब 87% की हमारी वहां पे ग्रोथ रही है। और
फ्यूचरिस्टिक जो हमारी आउटलुक है, आई विल बी एबल टू गिव मोर कलर ऑन हाउ वी विल ग्रो इन द एनुअल रिजल्ट्स, बट आप मान सकते हैं कि आवर बिजनेस विल कंटिन्यू टू ग्रो जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे कस्टमर्स के साथ। तो आज हम 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल की हमारे पास विजिबिलिटी है हमारे कस्टमर्स को लेके, और इसी तरह हमारा बिजनेस ग्रो होगा। क्योंकि आज जो हम पार्ट्स, रोटेटिंग इंजन पार्ट्स बनाते हैं एयरक्राफ्ट्स और डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के, वो इंडिया में आज तक बने नहीं थे। वी आर दी ओनली कंपनी दैट इज मेकिंग इट एंड वी हैव एन एज बिकॉज हमने 15 साल इस इंडस्ट्री में काफी सारे क्वालिफिकेशंस क्लियर कर। तो ये ग्रोथ आप देखते रहेंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स, क्योंकि हम काफी समय से ये समझा रहे थे कि हमारा जो सेगमेंट है, हमारी जो पोजीशनिंग है, दैट इज वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीबॉडी। जी विष्णु जी, और मेरे सारे सवालों का जो जवाब था, मैं जो पूछने वाली थी, आपने ऑलमोस्ट क्रिस्प में उसका जवाब भी दिया है। रोल्स रॉयस एक बड़ी सिग्निफिकेंट डील थी, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आप सर समझना चाहेंगे क्या आने वाले समय में ऐसी कुछ और भी डील्स हो सकती हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं? और एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर आपके रेवेन्यू की बात करें तो जो बड़े कस्टमर हैं आपके, वही करीब 21% कंट्रीब्यूट करते हैं आपके रेवेन्यू में, हम जब नंबर्स देख रहे थे। तो क्या इसको डाइवर्सिफाई करने की आने वाले समय में कुछ योजना है आपकी? देखिए, इस इंडस्ट्री में कस्टमर्स ही बहुत कम है, राइट? अगर आप एनर्जी इंडस्ट्री लेते हैं तो जो 70% इंडस्ट्री वो 3 कस्टमर्स की है। तो आप देखेंगे कि अगर इंडस्ट्री में ही 3 या 4 या 5 कस्टमर्स हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे बिजनेस में। बट आपको ये समझना है कि आज इस सेक्टर के जितने कस्टमर्स हैं वो या तो हमारे ऑलरेडी पास एज अ कस्टमर्स हैं या ऑनबोर्ड होने वाले हैं एडवांस्ड, राइट? क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो इतनी एडवांस्ड है कि इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सेक्टर लीडर्स आर ऑल वर्किंग विद अस। आप एरोस्पेस में देखेंगे तो बोइंग और एयरबस आर दी ओनली 2 प्लेयर्स ग्लोबली जो कि 91% शेयर रखते हैं। और आप जाहिर सी बात है कि यही कस्टमर्स हमारे भी होंगे, इसलिए यू विल सी फ्यू कस्टमर्स। बट आप देखिए, जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो कस्टमर लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप नए कस्टमर्स नहीं ला पाएंगे इस इंडस्ट्री में। और तो आप प्रोडक्ट लाइन पे करते हैं। आज वी हैव अ मोनोपोली फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट लाइन दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग। आज हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है। आज हमारा कंपटीशन है यूएस, जापान, चाइना, यूरोप। इंडिया में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, जो आपने कहा था कि अभी जैसे हमने रोल्स रॉयस के साथ साइन किया, सो देयर आर अ लॉट ऑफ दीज डिस्कशंस दैट आर हैपनिंग। मैं कह रहा था, देखिए ये शुरुआत है हमारी जर्नी की, राइट? हमने चलिए, तो शुरुआत है और तरक्की की कहानी अभी आप लिख ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह कहानी लिखते रहें और सफलता प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला। और एक जल्दी से टेक ले लेंगे अंशुल से। शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक, आजाद इंजीनियरिंग में किसी को बनाना हो तो अंशुल क्या राय होगी, झटपट बताइएगा। आईपीओ स्टॉक है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन आईपीओ बेस ब्रेकआउट था इसमें 731 का, और एक गैप छूटा हुआ है 890 का। तो यहाँ से 890 के स्टॉप लॉस से अगर लॉन्ग करते हैं तो ऊपर में 1140 1180 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब 1.5 से 2 महीने का है। फोकस करूंगी यूट्यूब के हमारे सवालों पर और एक रैपिड फायर राउंड करेंगे गौरांग और अंशुल। एक इंट्राडे के लिए सवाल आया है आईओसी का, और बनाशंकरी के हैंडल से इन्होंने सवाल पूछा है। और शॉर्ट टर्म इंट्राडे टारगेट आप इनको क्या बताएंगे अगर कुछ होगा तो आईओसी में? अंशुल, देखिए, आईओसी में एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं 185 रुपीज का, और ऊपर में 192 193 का इंट्राडे टारगेट इनको मिल सकता है। स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है। देवयानी लिया है 188 पर हमारे एक दर्शक ने, रिजू बॉय इनका नाम है। बताइए, क्या आप इनको सलाह दे पाएंगे? देखिए, देवयानी में डाउन ट्रेंड है, पूरे रेस्टोरेंट सेक्टर में डाउन ट्रेंड है। यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। नीचे में 130 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। 130 इसका मिनिमम टारगेट रहेगा, वही स्विंग लो भी है, तो एकदम इमीडिएट एग्जिट कर लेना चाहिए। टाटा पावर दर्शक ने खरीदा हुआ है 260 पर। तेजी बनी हुई है। यहाँ से एक स्टॉप लॉस 390 का रख के लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में 415 तक का टारगेट मिल जाएगा। अब कुछ रणनीति भी आपके सामने रखेंगे। रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से?
मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो इंफोसिस में रहेगा। ओवरऑल आईटी पार्क में एक रैली के बाद हम देख रहे हैं कि आज एक हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंफोसिस के स्टॉक पे ये प्राइस एक्शन और डेरिवेटिव डेटा दोनों ही सजेस्ट करता है कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्टॉक है वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। तो 1700 का पुट ऑप्शन यहाँ पे खरीद के चले। 29 रुपीज इसका प्राइस चल रहा है। आपको इसी लेवल पे इसको खरीदना है। आपका जो लक्ष्य रहेगा वो 45 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 20 रुपए का मेंटेन करके चले। ओवरऑल इसका लॉस साइज जो है वो 400 का है। तो इसके हिसाब से आपका जो अधिकतम मुनाफा यहाँ पे बनता है वो 6400 को बनेगा और अधिकतम नुकसान जो वो है यहाँ पे 3600 तक का हो सकता है। ठीक है। तो इन्फोसिस आज कमजोर भी है 1.5%। ऐसे में क्लियर कट स्ट्रैटेजी 1700 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय जो कि 29 रुपए पे है। लक्ष्य 45 का देख रही है ध्वनि। स्टॉप लॉस होगा 20 का जिसमें कि अधिकतम मुनाफा 6400 का आपको हो सकता है। ये है ध्वनि की राय। ध्वनि, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। एक और रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए हम चला देते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो सेबी की सलाह है कि संभल के ट्रेड कीजिए इसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 10 में से 9 लोगों को इसमें नुकसान होता है। औसतन 50,000 रुपए तक का भी नुकसान देखा गया है। इसलिए संभल के ट्रेड करने की राय और अपने स्टॉप लॉसेस का भी इसमें ध्यान रखिए। ओके, अब वक्त है प्राइमरी मार्केट की तरफ रुख करने का और हमारे खास सेगमेंट का समय है आईपीओ कॉर्नर। और आज प्राइमरी मार्केट में बाहर है। एक ही दिन में 3 कंपनियों के आईपीओ खुले हैं। इनमें राशि पेरिफेरल्स, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है। ये कंपनियां पब्लिक इश्यू के जरिए कुल 1700 करोड़ रुपए जुटाएंगी। इन तीनों ही कंपनियों का आईपीओ 9 फरवरी को बंद होगा और आज से ये शुरू हो चुका है। और इन सभी आईपीओ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। और हमेशा की तरह आपकी राय काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको लोग सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें काफ़ी मदद मिलती है सब्सक्राइब का निर्णय लेने के लिए आईपीओ में। तो आस्था, अब हम देख रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों की तो बहार सी लग चुकी है। एक अलग ही पूरा एक सेगमेंट अब बनने जा रहा है। और आज ही देखिए 2 कंपनियां का आईपीओ आ चुका है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे। शुरुआत उसी से करते हैं। पहले दर्शकों को बता दें कि इस आईपीओ का साइज करीब 570 करोड़ है और प्राइस बैंड 393 से 414 का है और एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट होने की तैयारी में। आस्था, पहले तो इस बैंक पर अपना व्यू शेयर कीजिए। कैसी लग रही है आपको ये कंपनी और आईपीओ के जो भी डिटेल्स आए हैं, प्राइस बैंड है, इशू साइज है, उस पर भी अपनी राय दीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये एयूएम के बेसिस पे 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। डिपॉजिट्स के बेसिस पे भी 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इनका 52% से ज्यादा इनका अब जो ग्रॉस एडवांसेस का पार्ट है वो सिक्योर्ड लैंडिंग में गया है और ये लगातार बढ़ा है, क्योंकि कुछ साल पहले वो 46% या 47% ही था। तो सिक्योर्ड लैंडिंग का पार्ट इन्होंने अब कंटिन्यूअसली बढ़ाना चालू किया है। अगर हम बात करें तो इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि काफी सालों से नहीं कह सकते, अभी कुछ वर्षों पहले ही ये बैंक एस्टेब्लिश हुआ था। तो अभी इसके ऊपर जो राय है वो तो यही है कि सब्सक्राइब करना चाहिए। इसमें सब्सक्राइब की रेटिंग मैं दे रही हूँ। लिमिटेड और वेरी स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो तो लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। इसके पीछे के 1-2 कारण है। देखिए पूजा, सबसे पहले वैल्यूएशन। इस पूरे बैंक का जो मेजर अट्रैक्शन है वो इसका वैल्यूएशन पार्ट है, क्योंकि ये जिस वैल्यूएशन पे ला रहे हैं ये 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे ला रहे हैं। पोस्ट इश्यू इक्विटी मैंने इसमें कंसिडर किया है, तो ये रीजनेबली वैल्यूड है एज कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर रीजनेबली वैल्यूड है तो डेफिनेटली कुछ एक चीजें ऐसी भी रहेंगी जिन पे गौर करना चाहिए। तो इनका आरओई बहुत स्ट्रांग है। अगर हम बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक के आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, और इनका आरओई देखें तो काफी बेहतरीन है। मेरे हिसाब से 15% से ज्यादा है, 16% टू बी वेरी प्रिसाइज ऑफ FY23।
वहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट आता है। दूसरी तरफ आरओए भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वीक पॉइंट कहाँ पे है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतने अट्रैक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, एंड दैट माइट बी रीजन कि इन्होंने वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल रखा है। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को अगर मैं मिक्स करके देखती हूँ, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो ये अच्छा लगता है। ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे बैंक है, मेरे हिसाब से लगाना चाहिए, लेकिन मेन पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का रखिए। और लिस्टिंग गेन की अगर बात करें तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन भी होने की उम्मीद है। कुछ जोखिम देख रही हैं आप आस्था जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में, क्योंकि हम बाकी आपने बताया भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो है ही फाइनेंशियल्स अगर बाकी कंपनियों से कंपेयर करें इस सेगमेंट में, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास है, उज्जीवन है, उससे तो बेटर ही नजर आ रहा है। लेकिन आपने मार्जिन को हाईलाइट किया, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से हमने बाकी कंपनियों के अभी नतीजे देखे बहुत ज़्यादा कुछ एंकरेजिंग नहीं थे, क्या जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आगे इस तरह की कुछ चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं फाइनेंशियल्स को लेकर? जी, बिल्कुल, बिल्कुल ये चुनौतियाँ रहेंगी, और मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ इस बैंक के लिए ही कंसिडर नहीं करनी चाहिए। ये पूरा इंडस्ट्री एज़ अ होल है, जैसे कि हमने पहले भी देखा आरबीआई के नॉर्म्स आए थे सिक्योर्ड लेंडिंग की वजह से वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कि अभी सिक्योर्ड लेंडिंग की क्या स्थिति है सभी बैंक्स में। क्योंकि ये जो बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, तब इनका मेन जो फोटे था, वो माइक्रो फाइनेंसिंग में था। वहाँ से लेके अब तक की इन्होंने जो जर्नी की है, उसमें अब ये जाके 50% से ऊपर अपने एडवांसेस में सिक्योर्ड लेंडिंग में आ पाए हैं। और जब हम सिक्योर लैंडिंग की बात करते हैं तो डेफिनिटली रिस्क जो एलिमेंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा लैंडिंग सिक्योर्ड अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट हम सब जानते हैं लैंड प्रॉपर्टी इन्हीं से सबसे सिक्योर्ड रहता है। तो यहाँ चुनौतियां तो रहने वाली है, लेकिन चुनौतियां सभी बैंक्स के लिए होंगी जो कि इस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। एक ही चुनौती जो मुझे लगती है, जैसा मैंने आप पहले भी बोला, क्रेडिट कॉस्ट हाई है। कासा भी ओके ओके है। अगर मैं कासा के रेशो की बात करूँ, क्रेडिट कॉस्ट हाई की बात करूँ, इसीलिए मैंने बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की बात नहीं की, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी वैल्यूएशन कम है। लेकिन फिर भी बाकी सभी पैरामीटर्स को अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं, और जो चुनौतियां हैं वो तो आने ही वाली हैं। अब ये कैसे अपना निम यहाँ पे बढ़ाएंगे, कासा कैसे बढ़ाएंगे, ऑल्दो मुझे नहीं लगता ये एडिक्वेटली कैपिटलाइज हो गया है, और आने वाले 2-3 सालों तक मुझे नहीं लगता कि अब और ज्यादा कैपिटल रेज करने के लिए आएंगे। तो आरओईज इनके इंटैक्ट ही रहने वाले हैं, बहुत बड़ा कोई फर्क आने वाला नहीं है, तो वो एक अट्रैक्शन रहेगा। सो ऑल इन ऑल चुनौतियां रहेंगी बिल्कुल, क्योंकि इनको निम्स को बढ़ाना है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन क्योंकि मुझे रीजनेबल लगे, मैनेजमेंट मुझे काफी स्ट्रांग लगा, इसीलिए मैंने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है और छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन की ही बात की है। मेन इन पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का रख के सब्सक्राइब करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्जिन्स को लेकर कुछ चुनौतियां रह सकती है, लेकिन वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं। छोटे लिस्टिंग गेन होगा, इसका आप ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैनेजमेंट इनका काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ये है सलाह आस्था की तरफ से। आस्था, दूसरा आईपीओ आ रहा है राशि पेरिफेरल्स। ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, हम देख रहे थे, और इशू साइज 600 करोड़ का है। इशू पूरी तरह से फ्रेश इशू है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। ये है आईपीओ की जो डिटेल्स हैं वो हमने आपके सामने रखी। आस्था, राशि पेरिफेरल्स ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? देखिए, राशि पेरिफेरल्स की बात करें तो बहुत लंबा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे हिसाब से तकरीबन 30 साल पुरानी कंपनी रहेगी, क्योंकि 1989 1990 शायद हो सकता है उससे उसी टाइम की ये एस्टेब्लिशमेंट थी कंपनी की। तो बड़ा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखने जाए। अब कंपनी क्या करती है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर भी बेसिकली देखा जाए तो काम है इनका, और उसमें भी 52 ब्रांड्स में ये काम करते हैं, जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स हैं, उनके साथ मिलके ये 52 ब्रांड्स में ये काम करते हैं, और इनका सेटअप काफी स्ट्रांग है। क्योंकि इस तरह की कंपनी जो बेसिकली देखा जाए तो ये ट्रेडिंग में हम मानेंगे, तो उसमें सेटअप देखा जाता है कि सेटअप कैसा है। तो सेटअप की बात करें तो सेटअप काफी बड़ा है, क्योंकि एक तो 50 सिटीज में ये फैले हुए हैं, 680 लोकेशंस में हैं, और 8000 के ऊपर के इनके क्लाइंट्स हैं। वेयर हाउसेस की बात करें तो 63 वेयर हाउसेस हैं। तो ये जो सेटअप है ये मुझे काफी बढ़िया लगा। दूसरा, कंपनी का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड काफी समय से है, और उसमें भी जो इनकी टॉप लाइन की सीएजीआर ग्रोथ है वो 20% के अबव है। कितने ही इन्होंने सीजन देख लिए होंगे, साइकिल देख लिए होंगे, लेकिन
जो टॉप लाइन की CAGR है वो इंटैक्ट इनकी रही है। तो इस तरह की इंडस्ट्री में जहाँ की ट्रेडिंग में है, वहाँ पे एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है पूजा, की वॉल्यूम बेस्ड बिज़नेस हो जाता है, क्योंकि मार्जिन्स तो बहुत ही कम होते हैं। हमने देखा है, जैसे हम रेडिंगटन जो इनके पेयर हैं उनको भी कंपेयर करें, एबिटा मार्जिन उसका भी इन्हीं के बराबर है, 2 से 3% के बीच में। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.8 है रेडिंगटन का। FY 23 के फिगर्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो मार्जिन इस तरह की इंडस्ट्री में काफ़ी कम होते हैं, वो एक अट्रैक्शन नहीं होते, और आगे जाके स्कोप मार्जिन का बढ़ने के भी काफ़ी कम होते हैं। तो ग्रोथ कहाँ से आती है? ग्रोथ सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉल्यूम से आती है। तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा ये बिज़नेसेस करेंगे, बस वो ही एक ग्रोथ ड्राइवर होता है, लेकिन उसमें भी मार्जिन्स के बढ़ने की उम्मीद नहीं होती। तो ये एक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसलिए यहाँ पे भी कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह का बिज़नेस है, उस वजह से यहाँ पे भी मैं दे तो रही हूँ सब्सक्राइब की आप रेटिंग यहाँ पे भी रहेगी, लेकिन लिस्टिंग गेन यहाँ पे मैं वहीं पे वापस से वही बात करूँगी कि लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, क्योंकि 2-3 ग्रोथ ड्राइवर्स मैं आगे चल के देखना चाहती हूँ कंपनी में कैसे वर्क करेंगे, क्योंकि अब ये सेमीकंडक्टर में भी आ चुके हैं। अभी सेमीकंडक्टर सिर्फ 5 या 10% इनके रेवेन्यू का कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन आगे जाते हुए जब ये बढ़ने लगेगा, तो वहाँ से हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ ये जो इंडस्ट्री है आईटी, इसमें लैपटॉप्स, पीसी, इनकी डिमांड कंटिन्यूअस रहने वाली है, और ये 10% CAGR से ये जो इंडस्ट्री है ग्रो करेगी। तो वो भी कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। सेमीकंडक्टर में जा रहे हैं, वो ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, और इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका सेटअप। इतने सालों से और इतना बड़ा सेटअप इन्होंने किया हुआ है, तो मुझे लगता है वो इनको एक फायदा देगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ द बिज़नेस की वजह से इंडस्ट्री इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, ओके है। इंडस्ट्री इन द सेंस ट्रेडिंग इंडस्ट्री, इसीलिए लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए लगाने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। तो ये कंपनी में भी लिमिटेड लिस्टिंग गेन ही हो सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। बाकी आस्था आने वाले समय में इनके फाइनेंशियल्स को काफ़ी क्लोजली वॉच करने की सलाह भी दे रही हैं। अब आस्था, दोनों कंपनियों के IPO को अगर देखें, अब दोनों में तो पैसा कुछ रिटेल निवेशक नहीं लगा सकते, पैसे मेरे पास कम हैं, तो अगर मुझे दोनों में से किसी एक IPO में ही पैसा लगाना हो तो आप क्या सलाह देंगी? देखिए दोनों ही, क्योंकि पूरी अलग ही इंडस्ट्री है, तो मेरे हिसाब से अगर वैसे तो दोनों में ही लगाइए, लेकिन बहुत बड़े गेन्स की लिस्टिंग पे उम्मीद ना करते हुए लगाइए। फिर भी एक को चूज़ करना है तो मुझे लगता है कि राशि पेरिफेरल्स में भी लगाया जा सकता है। तो राशि पेरिफेरल्स को पहले नंबर पे रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि प्राइसिंग उनकी भी ओके है, एवरेज है। तो राशि पेरिफेरल्स को पहले नंबर पे रखिए, और जना को वैसे तो मैं दोनों ही के लिए बोल रही हूँ कि लगाइए। सो दोनों की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है, तो लगाने की सलाह तो बिल्कुल रहेगी, पर अगर सेफ प्ले करना है, तो राशि नंबर 1 पे रहेगा और फिर जना रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कारोबार आस्था ने आपको विस्तार से समझाए, और एक ही सलाह है कि सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद मत रखिए दोनों IPO से। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों कारोबार अच्छे लग रहे हैं, और उसमें भी अगर आप एक ही IPO में पैसा लगा सकते हैं तो प्रेफरेंस राशि पेरिफेरल्स होगी, बाकी तो आप दोनों ही IPO में पैसा लगा सकते हैं, अच्छे लग रहे हैं। आस्था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सिलसिले को एक बार फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। YouTube पर बहुत दर्शक एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके। अंशुल आपसे और गौरांग आपके पास आऊंगी, सवाल का जवाब मांगूंगी। GSFC पर गणेश हमारे दर्शक हैं, अंशुल और एक्चुअली गौरांग, आप इनको समझ नहीं आ रहा कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, इसमें लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से लेना चाहिए या शॉर्ट टर्म के व्यू के लिहाज से। GSFC पर इनका सवाल है। तो कविता, हमारी कवरेज है फर्टिलाइजर सेक्टर में, और चंबल फर्टिलाइजर एक हमारी पसंद रही है काफी लंबे समय से, और मैं ये मानता हूं कि लंबी अवधि में फर्टिलाइजर शेयर्स में या क्षेत्र में निवेशित रहने से फायदा होगा। और ये फायदा इसलिए होगा क्योंकि इतिहास में सरकार के तरफ से बहुत बदलाव हुआ है। हमारे किसान भाई बहन जो है, उनके खेतों में से पैदावार कैसे सर्वोच्चम स्तर पर लाए और भिन्न विभिन्न पैदावार लाए। फर्टिलाइजर यूरिया को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण किस तरीके से लाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो फर्टिलाइजर सेक्टर पसंद आता है। हमारी पसंद जो है वो चंबल फर्टिलाइजर से है, और मैं मानता हूं पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर आने वाले समय में काफी बेहतर रुझान लेके आ सकता है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभिषेक डांगी इंट्राडे के लिए कोई टारगेट जानना चाहते हैं अंशुल? अंशुल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इंट्राडे टारगेट हमारे दर्शक जी। अंशुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए बैंक जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इंट्राडे कोई ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है, बट अगर यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 68 तक के लेवल मिल सकते हैं, बट बहुत अच्छा कोई इंट्राडे पैटर्न नहीं है ट्रेड करने के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ से 63 का बनेगा। ठीक है, तो ये है सलाह बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। एक सवाल ले लेते हैं, व्हाट्सएप पर मुंबई से आया है हमें शाहरुख कुरैशी जी का, और इनके साथ ओके वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इनफैक्ट। शाहरुख कुरैशी जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना शाहरुख जी। हाँ, मेरे पास HSCL हिमाद्री केमिकल का 500 शेयर है, 229 रुपए के बाई प्रोजेस। कितने समय के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए मैडम ये, तो कितने टाइम तक होल्ड करूं, कहाँ एग्जिट होना है, जरा वो सजेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म वैसे समय आप काफी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको नुकसान ही हो रहा है। 229 पर लिया था और स्टॉक उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये लगातार डाउन ट्रेंड में ही है HFCL का। एक बार सलाह ले लेते हैं। ये शाहरुख जी एक बार प्राइस वापस से रिपीट करेंगे, किस लेवल पर आपने लिया है? मैडम 229 HFCL, एक बार देखना होगा ये लेवल्स कब आए थे। लेकिन अब चलिए इस पर पहले राय ले लेते हैं। अंशुल जी सलाह दीजिए HFCL पर। देखिए HFCL हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिकमेंड किया है। इसमें लगभग 2-2.5 साल का ब्रेकआउट है। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अंशुल आपकी आवाज आ रही है, सलाह दीजिए। जी नहीं, चलिए इनसे अंशुल जी से बात नहीं हो पा रही, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। लेकिन गौरांग आपसे समझना चाहेंगे HFCL जो हम चार्ट्स पर देख पा रहे हैं, काफ़ी पहले इन्होंने शायद लिया होगा और जब स्टॉक में एक शानदार तेज़ी आई थी, फिर गिरावट में इन्होंने एंट्री करने की कोशिश की लेकिन फ़ायदा हुआ नहीं और स्टॉक तब से लगातार नीचे ही है। अब थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है HFCL। क्या सलाह देंगे आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए? आपको लग रहा है कि इनके लेवल्स वापस से दिखेंगे जल्द ही? पूजा HFCL पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इन जैसे निवेशकों को एक राय बिल्कुल देना चाहूंगा कि अगर आपने 225 या फिर जो भी उसके ऊपर के स्तर पर खरीदी किया हो और अगर जो मैंने सुना और जो मैंने समझा वो सही है, तो आपने जिस स्तर पर निवेश किया है और जिस स्तर पर आकर के ये खड़ा है 102 के आसपास, मैं उम्मीद करता हूं मैंने बराबर सुना है और उसके ऊपर मैं राय दे रहा हूं। आप इतना बड़ा अगर जोखिम ले लेते हैं तो इस शेयर के दाम को आपके खरीद के दाम पे जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, नतीजों के आधार पर एक अनुमान लगाइए आप। तो बेहतर यह है कि आप जो भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं पहले तो जोखिम झेलने की क्षमता रखें और उस जोखिम को मापदंड करके रखिए जिससे आपकी पूंजी आधा से ज्यादा सफाया ना हो जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पूजा फिर से वो दाम को लौट करके आने के लिए अपने खरीद के भाव तक पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा और एक अनिश्चितता का वातावरण बन जाता है। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। तो नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं स्टॉक में, ये सलाह आपको दे दी गई। शौक के दौरान काफ़ी सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा भी की, अच्छे स्टॉक्स पर, वहाँ पर अपना निवेश आप चाहें तो शिफ्ट कर लीजिए। जल्द ही वो लेवल्स और या फिर बड़ा मुनाफा इस स्टॉक में देखने की उम्मीद अभी नहीं नज़र आ रही है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और कविता को दीजिए इजाज़त और एक छोटे से ब्रेक